हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद शीतल। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंगल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहला है दे आर हेटरोट्रोपिक यूकैरियोट्स। जो फंगस होते हैं फ्रेंड्स, वो हेटरोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक पैरासाइटिक और एक सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक फंगस होते हैं वो अपना फूड लिविंग से ऑब्टेन करते हैं, जबकि जो सेप्रोफाइटिक फंगस होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी, ऐसे लिविंग जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो फिर नेक्स्ट है दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेल से बने हुए भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कई सारी सेल से मिलके भी इनकी बॉडी बनी हुई हो सकती है। नेक्स्ट है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो बॉडी होगी वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होगी। नेक्स्ट है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंगस में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। तो फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जिसको फंगल सेलुलोज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट is some fungi live symbiotically with algae, for example lichen। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिकल रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है, जो कि फंजाई को भी प्रोवाइड करता है वो। और जिसमें फंगल कंपोनेंट होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड सम लिव इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल माइकोरेंची। इसमें कुछ ऐसे होते हैं फंगस जो कि हायर प्लांट्स की रूट में क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको बोलते हैं माइकोरेंची। तो अब बात करते हैं कि फंगस की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें हम बात करेंगे कि इस फंजाई की ग्रोथ के लिए सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि 25 से लेकर 30 या 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो फंजाई की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वातावरण में नमी। अगर वातावरण में नमी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट में नमी अच्छी होगी, ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, तो फंगस की ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है सुटेबल होस्ट। जैसा भी फंजाई होगा उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल होस्ट होना चाहिए। होस्ट हर ज़रूरी नहीं है सारे फंजाई का एक ही होस्ट हो, अलग अलग फंजाई के अलग अलग भी होस्ट हो सकते हैं। तो सुटेबल होस्ट होना फंजाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं आप कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि फंजाई से होती हैं। तो उसमें सबसे पहले डिजीज़ है कैंडिडियासिस, जो कि होती है कैंडिडा एल्बिकेंस से। यहाँ पर देखिए याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, कैंडिडियासिस और कैंडिडा से आप आराम से याद कर सकते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है ये बेसिकली माउथ, स्किन और जेनाइटल रीजन में होती है। तो माउथ में अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो ये टंग को इफ़ेक्ट करती है, साथ ही ये थ्रॉट वाला एरिया जो होता है उसको भी इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आती है। अगर ये स्किन पे होता है तो स्किन पे ईचिंग, इरिटेशन और बर्निंग जैसी सिम्टम्स देती है। अगर ये जेनाइटल रीजन में होता है तो फीमेल की वेजाइना में ये सीवर ईचिंग प्रोड्यूस करती है, बर्निंग और वहाँ पर घाव, इरिटेशन और साथ ही साथ वाइट ग्रे डिस्चार्ज भी हो सकता है फीमेल को।
नेक्स्ट है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये जो हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज़ है ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम नाम के फंगस से होती है। यहाँ पर भी याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस और हिस्टोप्लाज्मा। तो इसके जो मेन सिम्टम्स में शामिल है फीवर, कफ, थकान और साथ ही हेडेक यानी सर का दर्द, चेस्ट पेन छाती में दर्द होना और साथ ही साथ बॉडी में भी दर्द होना। ये सब ये हिस्टोप्लाज्मोसिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो होती है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होती है। यहाँ पर भी याद करने की ट्रिक अच्छी है। यहाँ पर एस्परजिलोसिस है और यहाँ पे एस्परजिलस है। तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होती है डिजीज़ और इसके सिम्टम्स में शामिल है, अगर ये लंग्स में इफेक्ट करता है तो इसमें व्यक्ति को फीवर, चेस्ट पेन, कफ और जो सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो सकती है। साथ ही साथ अगर ये लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है तो ये बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हे फीवर। हे फीवर जो है इसका दूसरा नाम है एलर्जिक राइनाइटिस और ये किसी भी फंगस के स्पोर्स से, मोल्ड स्पोर्स यानी कि किसी भी फंगस के स्पोर्स से हो सकता है। जब डस्ट पार्टिकल के साथ ये स्पोर्स भी डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होकर इधर उधर हवा में उड़ रहे होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इससे एक्सपोज करता है, इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको एक एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है जिससे कि उसकी आँखों से आंसू आने लगते हैं, साथ ही साथ उससे छींकें आने लगती हैं। अदर सिम्टम्स में थकान, हेडेक और थ्रोट एरिया में इरिटेशन शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ आती है एथलीट्स फुट। इस डिजीज़ का जो फंगस है वो है ट्राइकोफाइटॉन और ये अधिकतर ये फंगस जब ये जो जैसे पैर की उंगलियां हैं तो इस पैर ये जो आपका पैरों की जो उंगलियां हैं इनके बीच बीच में इन्फेक्शन करता है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इचिंग होती है, बर्निंग होती है और साथ साथ में स्किन भी यहाँ की छूटने लगती है। तो ये डिजीज़ अधिकतर हो जाती है जो लोग उसके शूज़ पहनते हैं प्लास्टिक के, तो उन प्लास्टिक के शूज़ यूज़ करने वाले लोगों को अधिकतर क्या होता है कि उनका जो पसीना होता है वो नहीं सूख पाता है, जिसके कारण फंगस को प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिलती है और साथ ही साथ प्रॉपर टेम्परेचर भी मिल जाता है। तो इस कंडीशन में अगर ये ट्राइकोफाइटॉन नाम के फंगस के स्पोर्स वहाँ स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरीके की डिजीज़ हो सकती है। इसमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन के भी अगर आप जूते या मोजे यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो है वो भी ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस से होती है, लेकिन ये डिजीज़ जो है ये शरीर के अदर पार्ट्स में की स्किन में होती है। जैसे अगर ये पैर की स्किन में हो रही है तो इसे एथलीट फुट बोल रहे हैं, लेकिन जब ये अदर पार्ट्स में हो रही है जैसे हाथ की स्किन में या फिर बॉडी के किसी और पार्ट में हो रही है तो इसको हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। इसमें जगह जगह पैचेस हो जाते हैं और जो पैचेस होते हैं उनमें इतनी ईचिंग और बर्निंग होती है कि जब हम उसमें ईचिंग करते हैं तो वो नियर बाई एरिया को भी इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। और अगर एक हेल्दी पर्सन इफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है बाल्डनेस जिसे हम गंजापन भी बोलते हैं। तो ये जब ट्राइकोफाइटॉन नाम का जो फंगस है ये अगर आपके हेयर्स यानी कि आपकी सर की हेड की स्किन को इफ़ेक्ट करता है तो वहाँ पर हेयर लॉस होने लगता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपकी ये हेड की स्किन है और ये आपका हेयर फॉलिकल्स है तो ये यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, क्योंकि नियर बाई जगह पर डेंड्रफ होने लगती है जिससे कि यहाँ पर एक सडन पैदा होती है जिससे कि ये फॉलिकल्स धीरे धीरे टूट निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिज़ीज़ इस डिज़ीज़ के इस तरीके के सिम्टम्स अपेयर होते हैं कुछ। अब बात करते हैं
कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जो कि इस फंगस से बचने के लिए आप पहले ही यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है इसमें, डोंट यूज़ टॉवल एंड क्लॉथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के हो सके तो टॉवल या क्लॉथ्स यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ स्पोर्स हो जो कि हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर दें। नेक्स्ट है, डोंट यूज कॉम एंड अदर हेयर आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉम यानी कंघी और हेयर आइटम, अदर हेयर आइटम्स जैसे क्लिप्स हैं, रबर बैंड्स हैं, इनका यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, डोंट यूज़ प्लास्टिक शूज़। प्लास्टिक शूज़ का जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एथलीट फूड्स होता है, तो प्लास्टिक शूज़ का यूज़ हो सके तो ना करें। डोंट यूज सॉक्स एंड शूज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के सॉक्स या शूज़ का यूज़ ना करें। अवॉइड एलर्जेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डस्ट पार्टिकल में बहुत सारे एलर्जेंस के साथ साथ मोल्ड स्पोर्स भी होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ, एयर के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि तरह तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। तो उन एलर्जन से भी आपको दूर रहना है। नेक्स्ट है, प्रॉपर विंडो शुड बी इन हाउस फॉर सनलाइट लाइट। घरों में विंडो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि सनलाइट घर के अंदर आ सके, रूम के अंदर आ सके। क्योंकि क्या होता है कि बरसात के दिनों में दीवारों पर फंजाई ग्रो कर जाती है, जिसके स्पोर्स रूम के अंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो कि सांस के साथ हमारे अंदर जा सकते हैं। तो उन स्पोर्स को लगातार किल करने के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी कुछ प्रिकॉशंस। Okay friends, thank you for watching this video, and please like, subscribe for upcoming videos. Okay, thank you once again.